दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही बढ़िया खबरें हैं, चटपटी खबरें हैं। लेकिन भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे ना तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पता नहीं चलेगा। बात को समझो आप। आज की नंबर 1 बहुत ही चटपटी खबर है भाई साहब। ये खबर है बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन दीपिका के बारे में। दीपिका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि उसको फिल्म धूम 3 से निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? लेकिन देखिए जो बॉलीवुड के बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि भाई कोई हीरोइन अगर अच्छी होती है तो उसको फिल्म में लिया जाता है, किसी को अच्छी एक्टिंग आती है तो इसलिए उसको फिल्म में लिया जाता है, अगर कोई हीरोइन किसी रोल में फिट होती है तब उसको फिल्म में लिया जाता है। ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इनसे ऊपर भी एक बात है और वो ये है कि उस हीरोइन के साथ उस फिल्म का हीरो काम करना चाहता है या नहीं चाहता। और इसका मतलब ये हुआ कि ये हीरो डिसाइड करता है कि उस फिल्म की हीरोइन कौन होगी, उस हीरो को किस हीरोइन के साथ काम करना है। तो जाहिर सी बात है जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो 2-3 लड़कियों को फाइनलाइज करके रखते हैं और फिर हीरो से कहते हैं कि भाई आपको किस लड़की के साथ काम करना है। फिर वो डिसाइड करता है कि भाई मैं इस लड़की के साथ ये फिल्म करूंगा। और अब समझने वाली बात ये है कि भाई हीरो किस लड़की को चूज करेगा और क्यों करेगा। जाहिर सी बात है हीरो उसी लड़की को चूज करेगा जिससे उसकी दोस्ती हो, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो। तो दीपिका ने इतने सालों के बाद बताया है कि धूम 3 के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने दीपिका को उस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया था। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने दीपिका से पहले ही बता दिया था कि भाई देखो फिल्म का हीरो आमिर खान है, मैं आमिर खान से पूछूंगा कि उसको आपके साथ काम करना है या नहीं करना है। अगर आमिर खान हां कहेगा उसको आपके साथ काम करना होगा तभी मैं आपको इस फिल्म में ले पाऊंगा। आदि चोपड़ा ने इस बारे में आमिर खान से बात की और आमिर खान ने कहा कि नहीं, इस फिल्म में दीपिका हीरोइन नहीं होगी बल्कि मेरी दोस्त कटरीना इस फिल्म की हीरोइन होगी। और इस तरह से एक बहुत बड़ी फिल्म धूम 3 कटरीना कैफ को मिली थी। तो दीपिका का कहना यह है कि भाई किसी भी निर्माता निर्देशक की कोई औकात नहीं है फिल्म के हीरो के सामने। निर्माता निर्देशक किसको लेना चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरो को किस हीरोइन के साथ काम करना है वही लड़की उस फिल्म की हीरोइन होती है। तो इसका मतलब यह हुआ भाई साहब कि जो फिल्म का हीरो होता है उसकी 5 उंगली घी में होती है और सर कढ़ाई में होता है। समझ रहे हो ना आप? मतलब हीरो के मजे ही मजे हैं। आज की दूसरी खबर है महाफ्लॉप हीरोइन ईशा गुप्ता के बारे में। आप में से कुछ लोग ईशा गुप्ता को जरूर जानते होंगे क्योंकि वो लड़की इंस्टा पे अपने रोज ही कुछ ऐसे फोटोज डालती रहती है जिनको देखकर आपको शर्म आ जाती होगी। मतलब बहुत सारे फोटोज तो वो ऐसे डालती है जिसमें उसने कुछ पहना हुआ है ही नहीं। लेकिन भाई साहब इस लड़की को कास्टिंग काउच से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस लड़की ने कास्टिंग काउच की वजह से काफी फिल्में छोड़ दी थी भाई साहब। या ऊपर वाले, इस जिंदगी में क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। मतलब ईशा गुप्ता जी क्या मजाक कर रही हो आप यार। आपने फिल्में छोड़ दी थी कास्टिंग काउच की वजह से? रियली? आपको महेश भट्ट ने लॉन्च किया था, आपको तो याद ही होगा ना। महेश भट्ट कौन था, महेश भट्ट क्या करता था, महेश भट्ट कैसे लड़कियों को लॉन्च करता था, यह भी आपको पता ही होगा। लेकिन आपने काफी फिल्में छोड़ दी थी कास्टिंग काउच की वजह से। कमाल का मजाक किया है आपने मैडम जी। एक्चुअली बॉलीवुड का यह दस्तूर है कि जब कोई हीरोइन फ्लॉप हो जाती है तो फिर वो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देती है कि न्यूज में बनी रहती है। बस यही वजह है कि ईशा गुप्ता भी हर 1-2 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बयान देती रहती है जिससे वो न्यूज में बनी रहे। क्योंकि आज की तारीख में उस बेचारी के साथ कोई हीरो काम नहीं करना चाहता, उसके पास कोई फिल्म नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं है, मतलब कोई भी उसको बेचारी को काम दे ही नहीं रहा, घर पे बैठी हुई है। तो अगर घर पे बैठी हुई है तो कुछ तो कंट्रोवर्शियल करना पड़ेगा न्यूज में रहने के लिए। तो बस यही वजह है कि ईशा गुप्ता ने कहा है कि उनको एक फिल्म से निकाल दिया गया था जबकि वो 50% शूटिंग कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर उनके साथ सोना चाहता था और यही वजह है कि उसने फिल्म को छोड़ दिया था। अब मुझे तो ये बात सुनकर बहुत हंसी आ रही है। मैं तो इस बारे में कुछ कहूंगा नहीं कि ईशा सच बोल रही है झूठ बोल रही है। ये तो आप लोग डिसाइड करो भाई कि ईशा सच कह रही है या झूठ कह रही है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है कंगना दीदी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसी महीने में कंगना दीदी की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है तेजस। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और अब मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। जैसे ही टीजर चालू होता है वैसे ही एयरफोर्स बेस दिखाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर यूज करती है और ये तेजस फाइटर इंडिया में ही बनाया जाता है। और इस फिल्म में कंगना का नाम भी तेजस गिल है। कंगना की एंट्री होती है जिसने एयरफोर्स की वर्दी पहनी हुई है और फिर वो चश्मा लगाकर चलना शुरू करती है। बहुत बढ़िया सीन है और जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत बढ़िया है। अब कंगना दीदी डायलॉग बोलना शुरू करती है कि जरूरी नहीं कि हर बार बातचीत होनी चाहिए,
अब जंग के मैदान में जंग होनी चाहिए। अब तेजस फाइटर जेट दिखाया जाता है और कंगना दीदी हेलमेट उठाकर चलती है और फिर से कंगना डायलॉग बोलना शुरू करती है कि हो गया है मेरे वतन पर बहुत ही सितम, अब तो आसमान से बारिश नहीं आग बरसनी चाहिए। इस एक डायलॉग से यह साबित हो जाता है कि ये एक देशभक्ति की फिल्म है और फिल्म में बहुत सारे ऐसे देशभक्ति के डायलॉग्स होने वाले हैं। अब कंगना दीदी के कुछ क्लोजअप्स जाते हैं और फिर नाम लिखा आता है तेजस और फिर से कंगना दीदी का डायलॉग है कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिल्म तेजस के टीजर को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ है और देशभक्ति से भरपूर है। मैं आपको इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी बता देता हूं जो टीजर में नहीं है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स राम मंदिर पर खत्म होता है कि राम मंदिर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और कंगना दीदी अपने तेजस फाइटर में जाती है और राम मंदिर को बचाती है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म को जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया है क्योंकि कंगना और इस फिल्म के निर्माता को ये यकीन हो गया है कि अगर फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ होगी तो सुपरहिट हो जाएगी। जबकि गदर 2 जैसी सी ग्रेड फिल्म भी 500 करोड़ रुपए का इंडिया में बिजनेस करती है सिर्फ इस वजह से कि ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ थी। तो मेरे ख्याल में जो इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कंगना ने सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में देश का माहौल कुछ अलग है। पब्लिक बीजेपी के खिलाफ है। एक तरह से बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है। एक तरफ प्रोपेगेंडा फिल्म लाइक वैक्सीन वार फ्लॉप हो रही है, जबकि दूसरी तरफ शाहरुख खान की फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। तो इस वक्त यह कहना बहुत मुश्किल है कि पब्लिक को यह फिल्म पसंद आएगी या नहीं आएगी। हो सकता है कि पब्लिक को यह फिल्म पसंद आ जाए और वो ये कहे कि भाई पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई राम मंदिर पर हमला करने की, और यह फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाए। हो सकता है पब्लिक ये कहे कि नहीं भाई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, झूठी फिल्म है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो ये फिल्म देखनी ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक को समझना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में मुझे और आपको इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार करना होगा थोड़ा और इस फिल्म के बारे में जानने के लिए। दोस्तों आज की चौथी खबर है अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार की एक नई फिल्म का ऐलान हुआ है जिसका नाम है स्काई फोर्स और इसका टीजर भी रिलीज हुआ है। तो अब मैं आपको इसी टीजर के बारे में बताऊंगा। यह भी देशभक्ति से भरपूर फिल्म है और इस फिल्म की जो कहानी है उसको 1965 वॉर से जोड़ा गया है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 की वॉर जबरदस्त वॉर हुई थी। उस वक्त दोनों ही देशों को आजाद होकर ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में जंग हुई थी और इस जंग को इंडिया ने जीता था। तो इस फिल्म के टीजर को देखने से पता चलता है कि यह फिल्म एयर स्ट्राइक के बारे में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अक्षय कुमार इस फिल्म में एक पायलट का रोल कर रहे हैं। यह बात तो बिल्कुल सही है कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसा हुआ था। तो हो सकता है लोगों को यह कहानी पसंद आए और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रहे। दोस्तों आज की पांचवी खबर है विवेक अग्निहोत्री साहब के बारे में जो आज के वक्त में बहुत ज्यादा मायूस है। ट्विटर पर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बहुत ही परेशान है, बहुत ही बेहाल है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि इससे पहली फिल्म जो उनकी रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स वो बहुत बड़ी हिट हो गई थी और वो ऐसे ही हिट हो गई थी। वैसे तो वो बहुत ही बड़ी सी ग्रेड फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म के हिट होने के बाद विवेक अग्निहोत्री को लगा कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं और अब जब भी उनकी अगली फिल्म आएगी वो ब्लॉकबस्टर ही रहेगी। विवेक ने फिर से एक प्रोपेगेंडा फिल्म द वैक्सीन वार बनाई और रिलीज की और उनको पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी इस फिल्म की तारीफ करेंगे, मोदी जी इस फिल्म का प्रमोशन करेंगे और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को बिल्कुल भाव ही नहीं दिया। मोदी जी ने ही नहीं बल्कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया, इस फिल्म के बारे में बात ही नहीं की और यह फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के साथ दूसरी फिल्म रिलीज हुई है फुकरे 3। उस फिल्म का 4 दिन का बिजनेस है तकरीबन 40 करोड़ रुपए और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का 4 दिन का बिजनेस है तकरीबन 3 करोड़ रुपए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेक अग्निहोत्री की कितनी भारी बेइज्जती हुई है। पब्लिक ने विवेक को जरा भी भाव नहीं दिया। पब्लिक ने कहा कि भाई साहब ये प्रोपेगेंडा फिल्म आप अपने घर में देखें, हमें आप और बेवकूफ नहीं बना सकते। दोस्तों आज की छठी खबर है सोनम कपूर के बारे में। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर, आप सभी जानते हैं कि बेचारी बहुत बड़ी फ्लॉप
टॉप एक्ट्रेस रही है अपने जीवन में। अब सोनम की बहन ने एक सॉफ्ट पोर्न फिल्म बनाई है जिसका नाम है थैंक्स फॉर कमिंग। इस फिल्म का सब्जेक्ट भी कमाल का है, यानी कि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक औरत किस मर्द के साथ खुश हो सकती है और कितनी देर में खुश हो सकती है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत सारी फैमिलीज भी देखती हैं, लेकिन आप मेरी बातों से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये किस किस्म की फिल्म है। और इस फिल्म का निर्माण किया है अनिल कपूर की दूसरी बेटी ने और एकता कपूर ने। और आप तो जानते हैं कि सारी जिंदगी हो गई एकता कपूर को सॉफ्ट पोर्न से ही पैसे कमाते हुए और लाइफ चलाते हुए। इस लड़की ने खुद ने शादी नहीं की, लेकिन भाई साहब ये सबकी शादी कराने पे तुली रहती है। मतलब इसकी कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज बिना सेक्स के कंप्लीट नहीं होती। तो खबर यह है कि इस सॉफ्ट पोर्न फिल्म थैंक्स फॉर कमिंग को सोनम कपूर प्रमोट कर रही है। जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको और सोनम को यह यकीन है कि अगर सोनम कपूर इस फिल्म को प्रमोट करेगी तो यह फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, क्योंकि सोनम कपूर के कहने से पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म को देखेगा। अरे भाई साहब माफ कर दो भाई साहब, मतलब क्या कमाल की थिंकिंग है आपकी कि सोनम कपूर के कहने से लोग इस फिल्म को देखेंगे। अरे भाई साहब, सोनम कपूर के कहने से तो सोनम कपूर का ड्राइवर, धोबी, नाई, कसाई भी उसकी खुद की फिल्म नहीं देखता जिस फिल्म की वो खुद ही हीरोइन होती है। और इस फिल्म से तो सोनम कपूर का कोई लेना देना ही नहीं है, तो सोनम कपूर के कहने से कोई इस फिल्म को कैसे देखेगा? मतलब आप बॉलीवुड वाले कैसे सोचते हो भाई साहब, कैसे कर लेते हो यार ये आप, मतलब कमाल का काम करते हो आप लोग। दोस्तों आज की 7th खबर है इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म फुकरे 3 के बारे में। भाई साहब इस फिल्म ने 4 दिन में तकरीबन 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। कितना? 40 करोड़ रुपए का। आपको भी ये सुनकर चक्कर आ गया होगा। और इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 80 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए, इस फिल्म की स्टार कास्ट देखिए कि इस फिल्म में कौन कौन एक्टर्स हैं और उसके बावजूद भी ये फिल्म इतना बिजनेस कर रही है। और मेरी तो हिम्मत नहीं है ऐसे एक्टरों की फिल्म देखने की और रिव्यू करने की, तो जाहिर सी बात है मैंने इस फिल्म को नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने इस फिल्म को देखा है और उनका कहना है कि भाई साहब इतनी घटिया फिल्में, इतनी वाहियात फिल्में, इतनी पकाऊ फिल्में हैं कि पूछो मत। इसके बावजूद भी ये फिल्म 70 से 80 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो कौन कहता है कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं भाई साहब? दोस्तों आज की 8वीं खबर है रवीना टंडन की बेटी रशा थडानी के बारे में। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले अभिषेक कपूर ने एक फिल्म का ऐलान किया था जिसमें मेन लीड में हीरोइन है रशा और जिस फिल्म का हीरो है अजय देवगन का भांजा। लेकिन अब सुनने में यह आया है कि रशा ने उस फिल्म को छोड़ दिया है क्योंकि रशा किसी छोटी फिल्म में काम नहीं करना चाहती। और अब रशा एक तेलुगु फिल्म करने जा रही है जिसमें हीरो है रामचरण। यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है और इस फिल्म का बजट है तकरीबन 300 करोड़ रुपए। मेरे हिसाब से रशा का यह डिसीजन बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस पर सलार डंकी के साथ रिलीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। सब ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी 2 फिल्में एक साथ रिलीज क्यों की जा रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था उसने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था उग्रम, और कहा यह जा रहा है कि फिल्म सलार उग्रम की ही कॉपी है। अब तक ये बात सिर्फ हवा हवाई थी और कोई भी 100% ये कंफर्म नहीं कर रहा था कि ये बात सही है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल 100% कंफर्म हो गई है। और वो ऐसे कंफर्म हुई है कि जब मैंने YouTube पर जाकर उग्रम फिल्म को ढूंढा तो मुझे हिंदी में डब फिल्म मिल गई और मैंने उसको ट्वीट कर दिया कि भाई ये रही उग्रम फिल्म हिंदी में डब, इसको आप देख लो, इसी की कॉपी है सलार। जैसे ही मैंने ट्वीट किया 3-4 घंटे के अंदर ही उस फिल्म को YouTube से हटा दिया गया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वाकई ही सलार उसी फिल्म की कॉपी है, क्योंकि अगर सलार उस फिल्म की कॉपी नहीं है तो फिर उस फिल्म को YouTube से हटाने की जरूरत नहीं थी। और भाई साहब सिर्फ फिल्म ही कॉपी नहीं है बल्कि सलार के पोस्टर्स भी उसी फिल्म के पोस्टर्स की कॉपी है। एक्चुअली होता यह है कि हर डायरेक्टर को अपनी पहली फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, जैसे कि अपनी पहली गर्लफ्रेंड बहुत पसंद होती है, तो वो कभी भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि भाई उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, वो एक अच्छी फिल्म नहीं थी। तो जिस लड़के ने सलार को डायरेक्ट किया है उसी ने KGF 2 को डायरेक्ट किया था जो बहुत बड़ी हिट रही थी। तो जाहिर सी बात है उसको यह लगा कि अब वो अपनी पहली फिल्म को दोबारा बना सकता है और यह साबित कर सकता है कि वो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म थी, और यही वजह है कि उसने उस फिल्म को बनाकर सलार बनाई है। लेकिन यहां जानने वाली बात यह है कि जब फिल्म उग्रम रिलीज हुई तो वो सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। इसका मतलब डायरेक्टर का कहना यह है कि भाई पब्लिक बेवकूफ है जिनको वो फिल्म पसंद नहीं आई थी। हालांकि वो फिल्म बहुत अच्छी थी और मैं ये साबित करूंगा, मैं दोबारा इस फिल्म को बनाऊंगा और दोबारा इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर कराकर दिखाऊंगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सलार हिट रहती है या दोबारा फ्लॉप हो जाती है। जो डायरेक्टर सोचता है वो सही है या गलत है। दोस्तों आज की 10वीं खबर है डायरेक्टर राज शांडिल्य के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में कहा था कि कार्तिक
आर्यन ने राज की फिल्म करने के लिए हां कर दी है। लेकिन अब खबर आई है कि नहीं, कार्तिक ने हां नहीं की है। कार्तिक ने राज से यह कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप लिख करके लाइए, मुझे सुनाइए, मैं सुनूंगा, अगर अच्छी हुई तो मैं करूंगा। तो राज ने बेहतर यही समझा कि भाई कार्तिक को छोड़ देते हैं और राजकुमार राव के साथ फिल्म बना लेते हैं। और यही वजह है कि राज ने फौरन ही अपनी फिल्म राजकुमार राव के साथ अनाउंस कर दी। दोस्तों आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और भाई साहब अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।